दैट्स इन्वेंट्रीज। ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग इन्वेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री के बारे में कॉन्सेप्ट। यहाँ इन्वेंट्री मतलब बेटा स्टॉक, जो गुड्स हमारे पास बचता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, उसको हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो अब पहले बताया गया आपको टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, कितने प्रकार के स्टॉक हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। इसे हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, बिना इधर उधर की बात किए हम सीधे आपके टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें बताया गया टाइप्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या समझ में आ गया आप लोगों को? भाई स्टॉक हमारा जो बचता है इन्वेंट्री होती है उसका। अब उसमें टाइप बताया गया दो, पहले का इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। दो टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं, एक ट्रेडर होते हैं जो परचेस किया और सेल किया। जैसे देखो तमाम दवा दुकान वाले हैं, क्या दवा बना के सेल कर रहे हैं? नहीं, ट्रेडर है। हर कंपनी को दवा आ रहा है, बना बनाया दवा पैकेट से परचेस की, आया ना गुड्स आया तो उठा उसको बेच देना। सिर्फ परचेस सेल उसको बोलते हैं ट्रेडर। लेकिन जो दवा कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करके बना के पैक करके तब क्या कर रही है, सेल कर रही है। दो टाइप के लोग हो गए, एक हो गए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक हो गए ट्रेडिंग वाले। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं उनके पास क्या होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिससे बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा कच्चा आधा पक्का, माने आधा माल तैयार हो चुका है, आधा तैयार होना बाकी हो, बीच में फंसा हुआ है, प्रोसेस में माल है। और तीसरा फिनिश को मतलब तैयार माल, एकदम रेडी हो गया है बस भेजने के लिए। और जो था स्टोर एंड स्पेयर्स, स्टोर से स्पेयर जो छोटे छोटे हो जाते हैं। और पैकिंग मटेरियल्स, जो पैकिंग पैक करने के जो मटेरियल रखे होते हैं, ये सारे किनके लिए हो गए हैं? ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ठीक है, और जो ट्रेडिंग वाले होते हैं उनको क्या होता है? बस एक ही होता है स्टॉक, ट्रेडेड गुड्स, जो गुड्स रखे हुए हैं, तैयार माल फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स जो रखे हैं वही उनका स्टॉक के रूप में रहेगा। तो उसी रूप में आया था उसी रूप बचा रह जाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल अलग खरीदा होगा, स्टोरेज अलग खरीदा होगा, पैकिंग मटेरियल अलग खरीदा होगा, उसमें प्रोसेस में कर रहा होगा, तो आधा पैकिंग हो चुकी है, आधा बचा है। तो कई टाइप के स्टॉक उसके पास वैल्यू का होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ये समझ में आ रही क्या करें, बोलो। समझ में आ रहा है सर। दो टाइप के होते हैं बिजनेस में, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले रहेंगे उनके लिए 5 टाइप के स्टॉक रहेंगे, उनके पास बचेंगे, देखा जाएगा, वैल्यू किया जाएगा। और जो ट्रेडिंग वाले रहेंगे उनका एक ही रहेगा, तैयार माल, बस फिनिश माल गुड्स, ट्रेडेड गुड्स कर सकते हैं उसको आप। और इसकी अगर फॉर्मूला की बात करें, हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी जो आपका स्टॉक बचा हुआ है उसकी क्या लागत है, क्या उसकी कॉस्ट है, अगर ये पता करना है आपको तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक में आएंगे। दो होगा, एक और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और नॉन हिस्टोरिकल वाले में बस सारी सेलिंग प्राइस एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर हिस्टोरिकल की बात करें, हिस्टोरिकल में क्या होगा? दो बातें की जाए पहले आपसे, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल और इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। ठीक है, अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे, क्या होगा डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करना। और इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है अगर, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाएंगे, इसमें लीफो फीफो वेटेड एवरेज प्राइस लगता है। लीफो मतलब, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, LIFO, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी मतलब ये हुआ, वह देखो हम बहुत सारा माल परचेस कर रहे हैं, बहुत सा गुड सेल भी कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो गोदाम बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जो माल सबसे पहले परचेस किए थे उसको पहले बेचो, मतलब वो खराब हो जाएगा तब। जो पहले आया है उसको पहले बेच दो, बादल बाद बेचा जाएगा, उसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं यहाँ लगता है लिफो, जो माल लास्ट में आया है उसको पहले बेच दो, बाकी जो रखा है पहले का रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, खराब थोड़ी होगा। और खराब माल रहेगा पहले बेच देंगे, अदरवाइज ये कर देंगे। तो जो उनका सिस्टम सुटेबल उनके लिए होता हो, चाहे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हो या फिर लास्ट इन करते हो या एवरेज करते हो, पहले वाला का और आखिरी वाले का दोनों मिला करके एवरेज करके एवरेज निकालना। ठीक है ना, अब वो सिंपल वेट करते हो या वेट एवरेज करते हो, ठीक है ना, मिलेगा। जैसे कि अगर 10 kg तुमने लिया है 100 रुपए के हिसाब से, फिर 10 kg तुमने लिया है 150 kg के हिसाब से, तो 20 kg हो गई, हुआ 20 kg दाम कितना हो गया, डिवाइड 250 कर दो। बात समझ आ रही है? यानी कि ये आपको एवरेज रेट मिल जाएगा इससे आपको, और उसी हिसाब से निकालिए फिर आप। ठीक, चलो अब देखो सबसे मेन बात आपकी ये सामने आई
कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहता है बेसिक ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो कि आपसे कहा गया है, वो हर समय एक ही बेसिस रखा जाता है, कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लेस। ये बात हमने किसी चैप्टर में आपको बताई इससे पहले भी। अभी हमको जो अप्रूवल बता रहे थे हम आपको, वहां भी हम सिखाया था हमने आपको। हाँ, कॉस्ट या एनआरवी। गुड्स की 3 प्राइस बताया था हमने आपको। एक तो कॉस्ट प्राइस होती है जिस पर हमने खरीदा है, ठीक है। एक सेल प्राइस होती है कि आज इस गुड्स को अगर बेचे कितना मिलेगा, सेल प्राइस, ठीक है। और एक प्राइस होती है कि आज इसके मार्केट में नया खरीदे जाए कितने मिलेगा। एक तो हम खरीद चुके हैं कॉस्ट प्राइस 2 साल पहले, आज 1 साल पहले, और आज रेट में खड़े हो देखते हैं, अब वही सामान आज फिर खरीदना हो हमें तो कितने मिलेगा, दैट्स मार्केट प्राइस। और आज इस गुड्स को हमको अपना बेचना है कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये एनआरवी हो गई, नेट लेस वैल्यू हो गई। तो हमें चाहिए आज इस गुड्स को बेचेगा कितना पैसा वसूल हो जाएगा इससे, इसको बोलते हैं नेट लेस वैल्यू, या जितने में खरीद रहे हैं, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो छोटा होगा, कम होगा वैल्यू, वही स्टॉक का वैल्यू माना जाएगा। इसी को कहा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी यही सिखाया गया है, ये आप अच्छे समझ लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही कहता है कि कॉस्ट या इन्वेंटरी जो दोनों में लोअर होगा, वही क्या बनेगा, हमारा स्टॉक का किया जाएगा। चलो यही बात देखो, जैसे बार बार भी पूरे चैप्टर भर में बार सामने बताएगा, इसको समझ लो अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। उसी मोबाइल एग्जाम्पल समझाया भी था आपको हम। चलो इष्टा, अनामिका, शिफा, इंसा, कोई दिक्कत है, क्लियर है नहीं, बताइए। कुछ पूछना है किसी को? Anyone want to ask anything in ask? बोलो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इष्टा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम जो बन रहा है उसको 1 मिनट। हाँ, कॉस्ट प्राइस या नेट वैल्यू, जो दोनों में वैल्यू कम रहेगी उसी को स्टॉक वैल्यू मान ली जाएगी। जैसे हमने 100 ग्राम परचेस किया था, और आज वैल्यू हम सेल के 90 मिलेगा हमको, तो कॉस्ट का माना जाएगा 90 यूनिट मानी जाएगी, स्टॉक वैल्यू 90 में किया जाएगा, ठीक है, जो छोटा हो गया। अब बात करते हैं मीनिंग में, जैसा गया आपको क्या है मीनिंग इसका। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड, उसी को स्टॉक कहते हैं जो कि आप एसेट स्टॉक रखा गया है उसको सेल करने के लिए। क्योंकि देखो जो हमने लिया है, परचेज किया है, और वैसे में एसेट्स तौर पर शो करेंगे अपने यूज करने के लिए, तो मेरा एसेट्स बन जाएगा, उसको इन्वेंट्री स्टॉक नहीं कहेंगे। लेकिन जो चीज को हमने रखा है सेल की नियत से, क्या हमने परचेज किया उसको सेल करना, वो मेरे गुड्स हो गया, वो क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री कहा जाएगा, ठीक है। जैसे फर्नीचर वाला जो फर्नीचर शोरूम में फर्नीचर सेल कर रहा है, तो फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है, उसकी इन्वेंट्री माना जाएगा। और हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम लेकर के आए फर्नीचर, उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारी एसेट्स हो गया। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सा सामने है। तो ऐसा एसेट जो यूज कर नहीं बल्कि सेल करने के रखा गया हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, वो इन्वेंट्री होगा। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, भाई सेल करने पसंद करना पड़ेगा आपको। और फॉर कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन फॉर गुड्स और सर्विस सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज और कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर सर्विंग पे बताने आपको एसेट्स को छोड़ करके जो यूज करना है हमको, उसको छोड़ दिया एसेट्स के रूप में रहेगा। और बाकी जो पर्पस रखा है अपने गुड्स को सेल के पर्पस रखा है, वो सब क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। ये इस बारे में समझाया गया, इन्वेंट्री मीनिंग बताया गया आप लोगों को। अब इन्वेंट्री वैसे बताया गया आप लोगों को, तो यही फिर बताया गया रहा आपको, यहाँ पर भी बात यही लाइन कही जा रही है यहाँ पर कि जो उसकी जो हमने परचेस किया है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, या जो उसकी आज डेट पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इन दोनों में से जो छोटा होगा, जो वैल्यू कम होगी, वही स्टॉक का वैल्यूएशन माना जाएगा, इन्वेंट्री वैसे माना जाएगा उसका, ठीक है। अब रही बात इनकम की, और तो देखो आपको पता है कि जब स्टॉक से या इन्वेंट्री से हमारे प्रॉफिट पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। अभी किसी उसमें, हाँ आपको स्टॉक में समझाया था अभी हमने आपको वहां पर कि स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो प्रॉफिट भी
बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घटाओगे तो प्रॉफिट भी घट जाएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में जस्ट अपोजिट होता है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कहा जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ सीधा संबंध है। नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगी। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट संबंध हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट। ओपनिंग स्टॉक अगर का वैल्यू कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घट जाएगी। फिर रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को हम। क्लोजिंग स्टॉक सिफा इंसा समझ रही हो, पॉइंट टू बी नोटेड, सब बच्चे नोट कर लेंगे इस बात को। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन, और ओपनिंग स्टॉक का यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या आप बात समझ गए? 3 से 4 बार रिपीट किया हमने, क्या समझ गए? इसी बात को आप चाहे लिख भी सकते हैं। लिख लिया आपने ऐसे जी? इष्टा तुम भी लिख ली? नहीं, क्या हम लिखेंगे तभी लिखोगी? अनामिका लिख ली? कि हम लिखेंगे तब लिखोगी? सर आप इससे पहले जब बताए थे तभी हम नोट कर लिए हैं। वेरी गुड, कितनी अच्छी हो तुम। इष्टा है, लिखी नहीं अभी तक। इंसा, सिफा, अमन, लो लिखे ही नहीं अभी तक। हमने बार बार कहा है। तो लिखे नहीं लिख लिए सर। चलो ठीक है, आप लोग भी अच्छी हैं, इसका मतलब सब बच्चे अच्छे हैं। तो अब देखो इसी यही बात यहाँ से बार बार समझाएगा, तो मेन पॉइंट उन्होंने बता दिया है। अब आओ दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा है। इस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्टॉक से लेकर के प्रॉफिट से संबंधित इसमें। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या बोल रहा है? नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड। अभी आपने कॉस्ट गुड्स सोल्ड आपको पता, जानते हैं आप लोग कि क्या करते हैं हम लोग? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे क्या मिलता है हम लोग को? ये फॉर्मूला अच्छे से नोट करिए आप लोग, क्योंकि इससे पता है एक से कई चीज गायब हो सकता है आपको। अगर सीओजीएस पूछेगा तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग करो इन्वेंट्री, तो सीओजीएस मिल जाता है। और कभी भी क्या होता है कि सीओजीएस दिया रहेगा, ओपनिंग गायब कर देगा या क्लोजिंग गायब कर देगा स्टॉक, तो हमें इस फॉर्मूले में आगे पीछे करके निकालना रहेगा। हाँ, तभी हेड किया उसको हम। अब देखो इसी फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन लग जाएंगे हम लोग। इन्वेंटरी वैल्यूएशन विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द इनकम। ऐसी बात है, स्टॉक के हिसाब से आप इसमें चर्चा करेंगे तो इनकम भी क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है इसमें? When closing inventory overstated, net income of the accounting period will be overstated। यही 4 बात जो भी हमने आपको कई बार समझाया है, क्या लिखवाया है, सीधी शॉर्टकट लिखवाया हमने कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगी। और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगी, ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब उल्टा रिलेशन होता है। ये शॉर्टकट आप समझे जाएंगे, ये सब इनकी पॉइंट्स एबीसीडी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देख लो, लिखा है सेकंड, व्हेन ओपनिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड द इनकम ऑफ अकाउंट अंडरस्टेटेड। अब इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, बुक की लैंग्वेज में, ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, अंडर ओवर, ये अंडर ओवर करते करते आप क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा, सब अंडर हो जाएगा आपके। इसलिए इनका न सिखा करके हम हमेशा, भाई टॉपिक सामने बुक का है बट हम समझा रहे हैं अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, नोट्स बनवा रहे हैं अपने स्टाइल से, क्योंकि अब आपको चारों में जो था कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आप तो समझ गए हैं। जो स्टॉक ऐसा सीधा है, बढ़ेगा बढ़ाएं, घटेगा घटेगा, और अपने स्टॉक उल्टा रहता है, घटेगा बढ़े बढ़े घटेगा, बस एक बार समझ में आ गया। याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा,
कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। इष्टा जी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, डाउट हो रहा है तो इन चारों पॉइंट में। इंसा सिपा कुछ पूछना है, अनिका का कुछ पूछना है, या चारों पॉइंट समझ में आ गया? इन्वेंट्री का प्रॉफिट संबंध समझ में आ गया? हेलो आयुषी, बोलो बेटा बोलो, कुछ तो बोलने से सब कुछ होता है। आप नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूछिए। समझ में आ गया सर। वेरी गुड। क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, पहले पॉइंट समझ में आ गया? चारों पॉइंट पहले में 4 बात थी, हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया, नोट बना लिया आपने। सेकंड पॉइंट, एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो इन्वेंट्री का इतना बड़ा रोल है, ये कंपनी के प्रॉफिट लॉस को भी इफेक्टेड कर दे रहा है, अफेक्टेड कर दे रहा है, और इसके माध्यम से कंपनी की, क्योंकि एसेट बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको शो किया जाता है तो स्टॉक को, तो कंपनी की या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप एसेट्स दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज डेट ऑफ बैलेंस शीट is required to determine the financial position of the business in the case of inventory is not properly valued। अगर आपने इन्वेंट्री को सही से वैल्यूड नहीं किया है, the balance sheet will not disclose the truthful financial position of the business। आपका बैलेंस शीट भी सही ट्रूथ वाला वैल्यूएशन बैलेंस शीट शो नहीं कर पाएगा, कोई से बता नहीं पाएगा आपका क्या पोजीशन है। आज की जो वैल्यू है तो वही मान चलिए आप। तो सही से स्टॉक का वैल्यूएशन करना आपकी सही ट्रू प्रॉफिट बताता है और साथ साथ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। ठीक है ना? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन बना दें कि स्टॉक का वैल्यूएशन अफेक्ट करता है ऑप्शन ए प्रॉफिट लॉस को, ऑप्शन बी फाइनेंशियल पोजीशन को, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन, तो क्या आप लगाएंगे? हाँ अमन जी फाइनेंशियल सिर्फ लगाएंगे। इतना देर से हम प्रॉफिट और चिल्ला रहे थे, स्टॉक का संबंध इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, तो क्या था वो? यानी कि प्रॉफिट, स्टॉक का संबंध प्रॉफिट से भी है, लेकिन नेट प्रॉफिट को भी वो इफेक्ट करता है, घटे बने वो घटा प्रॉफिट घट बढ़ता है हमारा, और फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करता है। तो आप लगाएंगे बोथ, हम भी आपको लगाएंगे बोथ पहले से। ठीक, चलिए अगला, बोलते जाओ तुम लोग भी, कुछ दिक्कत है तुमको रोकते रहना, यानी दिक्कत, समस्या, परेशानी, मुसीबत, कठिनाई तो पूछिए। नो दिक्कत? चलिए अब तीसरी बात आ रही है इसकी, लिक्विडिटी एनालिसिस। अब देखो इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट्स। इन्वेंट्री को हम लोग क्या मानते हैं? हमेशा जानते हैं आप लोग, स्टॉक किसमें आता है? करंट एसेट माना जाता है। ठीक है, it is one of the components of net working capital which reveals the liquidity of position of business। और उसको मानते हैं करंट एसेट। आपको पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करो तो वर्किंग कैपिटल आता है, यानी वर्किंग कैपिटल में भी स्टॉक का अमाउंट आ रहा है डिफरेंस। तो स्टॉक जो है हमारा लिक्विडिटी को भी क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। देखो स्टॉक कितनी बड़ी चीज है, सब जगह उसको वैल्यू हो जा रही है, इसलिए उसका नाम है चैप्टर बना दिया गया अलग से, इन्वेंट्री नाम से, पढ़ लो इसको पूरा अलग से, क्योंकि ये सब पर टच कर जा रहा है। इसलिए बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये सब क्या होते हैं? इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आप सही से वैल्यू नहीं करी, आपने कम ज्यादा कर दिया, तो आपका करंट इश्यू भी क्या आ जाएगा? कम ज्यादा आ जाएगा, वो भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेचुटरी कंप्लायंस। अब वैधानिक कंप्लायंस क्या होता है भाई? लीगल वाला। Schedule 3 of the company Act 13 require version of class of goods, each class of good, that is raw material, work in progress, finished good, हर टाइप का जो गुड्स रखे हैं स्टॉक के तौर पर, सबका under broad head of the disclosure in financial statement as per the requirement of accounting standard, the financial statement should be disclosed। यानी कि कहा गया आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर क्या करना है, आपको करना है। उसमें बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड accounting policies adopted measuring inventory including the cost formula used and
द कॉस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट द इंटरप्राइजेज, यानी इसको वैल्यू को ध्यान रखना होगा और ये बताया गया था तो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही बताया गया था मामला आपका, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो कम होगा वही लिया जाएगा, वही इसको लिख लो भैया, लिख लो, यही पूछ लेगा आपका। ये स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किस पर करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं, एनआरवी पे करते हैं, या इन दोनों में जो लोअर उस पर करते हैं, या इन दोनों में जो हायर है उस पर करते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, आप आएंगे सी ऑप्शन, इन दोनों में जो लोअर होगा कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में जो कम होगा वैल्यू वही स्टॉक का वैल्यूएशन माना जाएगा। ये कब जब से चैप्टर शुरू किया हमने तब से हम लोग बार 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 रिपीट कर रहे हैं कई लाइन को, और यही क्वेश्चन बन के हमेशा आता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू 25 का बोलने के बाद पूछ रहा था दूसरा नाम क्या था, अपिडेंस को लिख नहीं रहा था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10 बार बोल चुके होंगे बार हम, अभी पूछ रहे हैं दूसरा क्या बोले थे आप, अब लिख लें। तब तक क्या कर रहे थे हम, तब लिखो लिखो लिख नहीं पा रहे थे। आप लिखिए तभी हो पाएंगे, बुक तो ही है फिर भी लिखिए। अब कह रहा है बेसिस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फिर आ गया आपके सामने वही हमने कहा था ना आपसे, बार बार घूम घूम करके इंसा वही पॉइंट ऑफ बात करेगा ये चैप्टर हमसे। फिर आ गया इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्या बेसिस क्या होगा, फिर लिखा है कॉस्ट निकालने के लिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ शुड बी कंप्यूटर एट कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वेंशन यानी प्राइमरली टू फिनिश, कॉस्ट ऑफ कन्वेंशन मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक बनाने में जितना भी खर्च हो गया उसको कॉस्ट गिरी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। भाई कच्चा माल को पक्के माल तक बनाने में, फिनिश गुड तक रेडी करने में जितना भी पैसा लग गया तो उसमें जुड़ जाएगा, चलो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, या उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और अदर कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन टू एंड कंडीशन, यानी आज के समय तक प्रेजेंट तक जो उसको लोकेशन तक लाने में जितना खर्चा लगा है वो भी क्या होगा, इस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, हाँ देखो प्रिंसिपल होता है आपका बताना वैल्यू क्या है, ग्लाइज वैल्यू पहले लिख दिया, वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट बार वही बोल रहा है, तो डाक भी किया हुआ हर बार। और प्रिंसिपल ऑफ गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग अंडर द मेयर एक्सपेंस लॉस ट्रांसफर और रेफर एक्सपेरिमेंट ऑफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। देखो आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में प्रिंसिपल में कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, ठीक है, हाँ हाँ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन, याद आ गया तुमको याद आया इसका मतलब, मैंने बताया था आपको, हाँ कि फ्यूचर में होने वाला लॉस का प्रोविजन अभी कर लिया जाता है ड्यू टू द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, ये कहता है हमसे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं किया जाता, तो होगा ही होगा, फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन अभी कर लिया जाता है। क्लियर है, उसीलिए हम क्या करें, जो लॉस हो मान लो हमने 10,000 को परचेस किया था, आज 9,000 हो गई है, लॉस हुआ है तो 9 मानेंगे, फिर 9 पकड़ेंगे, 10 तो लिखाए हम, तो ट्रू कैसे मिलेगी हमको फिर, तो हमेशा बस बार 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 एक ही बात सामने आएगा, कॉस्ट या एनआरवी जो वैल्यू दोनों में कम हो, और कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो गुड्स परचेज किया आपने उस पर अब तक जितना भी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है आपकी तैयार करने में, उसको फिनिश गुड्स बनाने में जितना पैसा लगा वो सब उसमें जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो उसकी आ रही वैल्यू वही कॉस्ट हो गई। अब उसको कॉस्ट वैल्यू को तुम चेक करो मार्केट में कितना मिलेगा, इसका क्या वसूल होगा, इससे वैल्यू क्या होगी, उन दोनों में जो लोअर हुआ वो क्या बनेगा, हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बनेगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, कॉस्ट या एनआरवी दोनों लेस करना है, एनआरवी मतलब जो मार्केट में वैल्यू आज मिले उसको बेचने पर, गुड्स को बेचने में जो वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना, गुड्स कितने मिले नहीं कि हमारे पास जो गुड्स है उसको सेल करें कितना मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं लाइज वैल्यू या कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्जन किया आपने,
बहुत सारा पैकिंग किया, प्रोसेस किया, आगे बढ़ाया, बहुत सा मटेरियल लगा उसमें, ऐड करते करते बना आप फिनिश हुआ है, तो उन सबकी कॉस्ट उसमें जोड़ लीजिए आप। जब जब जोड़ लेंगे तब आपको कहते हैं वैल्यू आएगी, अपनी रियल कॉस्ट आएगी। अब इतने का पड़ा, अब उसकी जो वैल्यू आई है कन्वर्जन कॉस्ट को जोड़ते हुए उस वैल्यू को आपको लेना है। यहां तक क्लियर तो बताइए। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, जितने में आपने परचेज किया है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, कि जो रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स तक तैयार करने में लेबर लगा है, मटेरियल लगा, ओवरहेड लगा, खर्चे हुए, वो सब उसी में उठता जाएगा। 10 जगह माल मंगाया, लेबर से बनवा रहे हैं, लेबर कॉस्ट गिरा, वो भी उसमें ऐड होगा, तो सब उसमें कॉस्ट में ऐड होता जाता है। अदर कॉस्ट जो अलग से उससे रिगार्डिंग नेट जितने भी खर्चे होते हैं संबंधित, व्यापार संबंधित, बिजनेस संबंधित, वो सब इसमें जुड़े जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ये वो आपके सामने आती है कि इस कॉस्ट में क्या क्या एक्सक्लूड करना है, क्या क्या नहीं जोड़ना है आपको। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। अच्छे से इसको अंडरलाइन को हाइड करो, किसी खर्चों को आपको नहीं जोड़ना होगा प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज पर। क्या एबनॉर्मल अकाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। एबनॉर्मल अमाउंट है, ये जो नॉर्मल केस में नहीं होता है। जैसे कोई गुड्स में आग लग गया, फायर हो गया, टूट गया, फूट गया, वो आपकी गलती है, आपने उसको केयर नहीं किया, तो उसकी कॉस्ट आप इसमें जोड़ेंगे नहीं, वो आपको नुकसान तौर पर आपको सहना पड़ेगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमेशा वैल्यू अलग की जाएगी, वो कॉस्ट में उसकी पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी वैल्यू होती है, इसमें इंक्लूड कर दी जाती है फिर बचे गुड्स में, लेकिन एब नॉर्मल लॉस वाले गुड्स को वैल्यूएशन में नहीं लिया जाता, वो आपको सहना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपका स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, मान लो स्टोर करना बहुत जरूरी है अगला प्रोसेस करने के लिए, बिना स्टोर किए आगे प्रोसेस नहीं हो सकता है, तब तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जोड़ेंगे आप। लेकिन अगर जरूरी नहीं है तब भी उसको आप फालतू स्टोर किए हैं, 6 महीने आप गोदाम में गोदाम किराया भरे हुए हैं, आप रॉ मटेरियल मंगाया और 6 महीने रखा है आपने, यूज होगा 6 महीने बाद ही मंगा लिए आप, आज किराया भर रहे उसका, जो किराया भरे उसकी सोच रहे उसकी कॉस्ट में ऐड कर ले तो नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस के दौरान आपको होल्ड करना पड़ा, स्टोर करना पड़ा, तब तो माना जाएगा, तब तो आप ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर आप स्टॉक रखे हैं, स्टोर किए हुए हैं, तो स्टोर की जो कॉस्ट आएगी, किराया भाड़ा जो लग रहा है रूम रेंट गोदाम का, वो आपकी कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bringing the inventory to their present location and condition। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होगा, प्रशासनिक खर्च जो आपके हैं, do not contribute to bringing, उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना है इसमें आपको। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट जो होता है वो सेल पे कुछ चार्ज करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स चार्ज किया जाता है, न कि स्टॉक चार्ज किया जाता है। जो कुछ सेल हो रहा है, सेलिंग खर्चा सेल होता है, जो स्टॉक बचा है उस पर नहीं, जो माल बिकता है उसमें सेलिंग खर्चा बना जाता होता है। तो सेलिंग खर्चा आप सेल वाले को चार्ज करेंगे, जो बचा हुआ स्टॉक उसको चार्ज नहीं करेंगे, वो कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब बता रहा है आपको कि एनआरवी क्या होता है। हाँ, तो सेल में जोड़ते ना, कॉस्ट ऑफ निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकाले थे, पहले कॉस्ट ऑफ सेल जोड़ते थे, सीओजीएस में जोड़ते थे। ठीक है, अब आ रहा है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वही क्या है, वही सर जो आपने अभी जो गुड्स तैयार कर लिया है, आपने रेडी कर लिया है, और इसी गुड्स को इसी हालत में, जिस हालत में आपने बना लिया है, उसको सेल करें, कितना पैसा मिलेगा आपको, वही क्या उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। दोनों में जो कम होगा वही क्या बनेगा, स्टॉक का वैल्यूएशन। अब आपके सामने आ रहा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। एक मैं बीच में बोल लें, पूछ लें कि सभी लोग हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं, या खड़े बोले जा रहे हैं। पहले अनामिका, निष्ठा, क्या हमारी बातें आपको पसंद में आ रही, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अब आपके सामने आ रहा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। देयर आर टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग द फिजिकल
हाँ, quantities and monetary value of inventory sold and in hand. वन सिस्टम है, आपको पता करना है वैल्यू, उसको सिस्टम रिकॉर्डिंग मेंटेन करना है आपको स्टॉक का। दो सिस्टम बताए गए, वन सिस्टम इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड द अदर इज ए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। दो मेन हो गया आपका, ये दो सिस्टम बेस पर आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड करते हैं। पहला आप कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं, और दूसरे हो जाते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम आपके पास रहेगा। ठीक है, अब द पीरियोडिक सिस्टम जो होगा आपका इज लेस एक्सपेंसिव है टू यूज देन द परपेचुअल मेथड में। अब देखो पीरियोडिक मतलब होता है कि आप एक निश्चित समय पर, एक निश्चित पीरियड पर, हर 3 महीने पर, 6 महीने पर, साल भर एक पीरियड पर सारा स्टॉक क्या करिए आप वैल्यू करिए। अब परपेचुअल में क्या होगा, डेली स्टॉक मेंटेन करिए आप। भैया डेली स्टॉक मेंटेन करना होगा। मान लो एक जनरल स्टोर दुकान वाला है, उसकी दुकान में कितने आइटम भरे जाते हैं, कितने छोटे बड़े सब आइटम भरे जाते हैं। अब वो डेली सब शाम को सब स्टॉक का वैल्यू करे, निकाले, क्लोजिंग स्टॉक निकाले, सुबह ओपनिंग स्टॉक मिलाए, तो सेल कब करेगा, बिजनेस कब करेगा। दिन भर उसी की जगह है, उसको मिलाने में इतने आइटम रखे हैं। हाँ, या उसके लिए आदमी रखा जाए, दिन में वही काम करता रहेगा, इससे वो कॉस्टली हो जाता है। और पीरियडिक रहेगा, 3 महीने एक बार, 6 महीने में, साल में एक बार करो पीरियडिक पे, तो सब खर्चा कम रहेगा और मेंटेनेंस भी बना रहे, बरकरार रहेगा, पैसा मिलता जाएगा हमको। तो ये बात करते हैं और पीरियडिक में, चलें। अभी तक कोई बोला नहीं है, स्टार नाम में बोला नहीं कोई हमको कि हाँ सर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोले थे। ठीक है, अब पीरियोडिक इन्वेंटरी की बात करें, इस 2 पॉइंट को नोट करो सिर्फ इंसान। स्टॉक 2 प्रकार से रहेगा, इन्वेंटरी की जाती है रिकॉर्ड, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। 2 चीज आप मेन नोट करेंगे। पहला पीरियोडिक बात करें अगर, तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज ए मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंटरी बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट और मेजर ऑफ वेट। यानी हर इसको पीरियोडिक करना होगा, सबको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल काउंट करिए, कितना गुड्स, कितने पीस हमारे पास बचा है, उसके पीस निकाल के, या अगर तौलने वाला है तौल दे कितना किलो, इसका मेजरमेंट करना, पीस वाला पीस वाइज, और अगर तौलने वाला सामान है तौलिए कितना है बचा है बचता। फॉर ऑल इन्वेंटरी आइटम ऑन हैंड एट ए पार्टिकुलर डेट ऑन विच इन्वेंटरी इज वैल्यू, उस दिन जिस दिन वैल्यू करना चाहते हैं आप, it is because of actual physical count that the system is also called physical inventory system। क्योंकि आप फिजिकली जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सब गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तौल रहे हैं, उसके साथ वैल्यू कर रहे हैं फिजिकली, तो कहा जाएगा इट्स कॉल्ड फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिटरमाइंड एज फॉलो। कैसे निकलेगा गुड्स सोल्ड इस समय निकलने के लिए, वही सिस्टम होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो आप जानते हैं प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो काउंट किया आपने तो मिल जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया, तुरंत निकल सामने आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना माल बिका है। इससे दोनों का सामने आ जाता है हमको, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं अच्छे से, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया, उसी वजह से आ गया। अच्छा, और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, ये कम और सिंपल होता है और कम खर्चीला होता है देन द परपेचुअल सिस्टम हिसाब से, दूसरा वाले परपेचुअल हिसाब से। इन दिस सिस्टम inventory account is adjusted at the end of the accounting period to determine the cost of goods sold. That system suffer from various limitations। इस सिस्टम में क्या रहेगा, इतने सारे भाई खूबियां बता दिया गया, अब कुछ उसकी कमियां भी जान लो। ये 5 कमी दिखाए हैं भाई, हमने पहला कहा कि फिजिकल वाले में क्या होगा, taking is required more than the once in a year preparation of quarterly of half-yearly financial statement, thereby making this system more expensive। एक बात ऊपर कहा गया आपसे सर ये उससे तुलना में क्या है, सस्ता है, लेकिन दूसरी बात कहा जा रहा है, उसकी बुराई की जा रही है कि भाई ठीक है इन कंपैरिजन सस्ता है ना, लेकिन अपने आप में महंगा है, इतना मेंटेन करने में पैसा खर्चा होता है, बिना खर्चा हो तो होगा नहीं भाई। 2 आइटम, एक आइटम हम अगर सब परचेज, मान लो कि हमको एक शर्ट परचेज करना है, तो दुकानदार 2 शर्ट दिखाया, एक तो बोला एक शर्ट 10,000 रुपए का, एक शर्ट 25,000 रुपए का, 2 शर्ट रखा मैं सामने, तो हम पहले तो कंपेयर कर लिए कि भाई ठीक है उन दोनों में से क्या है, ये सस्ता है, पहला वाला सस्ता है, कम एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर खाली उसी के बारे में फोकस कर देखेंगे भाई 10,000 शर्ट तो महंगा है, मेरी बात समझ रहे हो, तो कंपेयर करने के लिए जो सस्ता पड़ जा रहा है, नहीं कंपेयर ना कैसे उसी दो अकेले अगर तो भी क्या है वो भाई मेंटेन करने पैसा खर्चा होगा आपका, ठीक। ये उसकी बुराई के रूप में रखा गया लिमिटेशन। फिजिकल काउंट इज गुड्स रिक्वायर्ड क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऐसी बात है।
आप फिजिकल काउंट करेंगे तो फिजिकल काउंट करने के लिए उस समय तक आपको बिजनेस रोकना पड़ेगा, फिर अच्छे से रोकना पड़ेगा तब काउंट कर पाएंगे, अपने घर पर जाएगा, उतना समय नुकसान होगा आपका बिजनेस का। As cost of goods sold is taken in the residual figure, it is not possible to identify loss of goods due to defect and damage or even fraud। आपने कुछ कम करना चाहते हैं तो आप बता देंगे कि इतना कुछ टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, हो सकता है आपके मन में फ्रॉड हो गया, तो आपने फ्रॉडली क्या कर दिया, उसको हटा दिया हो, अपने सर वो तो टूट गया था, ऐसा मिटा दिया, इससे हिसाब से पड़ जाएगा तुरंत। तो आदमी फिजिकल में काउंट करने में सभी गलतियां कर सकता है, फ्रॉड लोग कर सकते हैं, वही ना ऑडिटर लोग खुद चेक करते हैं जाकर के। फिर क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल इन सिस्टम। अब इन्वेंट्री पर कंट्रोल कर पाना संभव होता है, लेकिन अभी फिलहाल बताइए आपको बुराई तौर पर इसकी सिस्टम नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट